तो देखिए भाई, तो कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा और देख लो यहाँ पे, है ना। तो मानसून जो एंटर करता है ना, सबसे पहले कहाँ से एंटर करता है? ये भूमध्य सागर से, ये हिंद महासागर, कहाँ से? हिंद महासागर से, भूमध्य सागर बोल रहे हो, ठीक है ना। हिंद महासागर से एंटर करेगा, कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी थी? विंध्याचल और अरावली। इन पहाड़ियों के से टकराने के बाद क्या हो गया है? हवा किस तरफ चली जाएगी? मानसूनी हवा दक्षिण पूर्व भारत, उत्तर पूर्व में चली जाएगी, इधर भारत में, इधर मेघालय मुघालय घूम के, फिर बाद में मानसून कहां से कहां आएगा? अब जो उत्तराखंड है ना, ये अभी उत्तराखंड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड की ये जो डायरेक्शन है, वो कौन सी डायरेक्शन है उत्तराखंड की? ये दक्षिण पूर्व है कि नहीं है? तो उत्तराखंड में जो एंटर कर रहा है वो किस दिशा से कर रहा है, ये कहने का मतलब है हमारा, दक्षिण पूर्व से प्रवेश कर रहा है। पर है कौन सा वैसे मानसून? तो कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून है। कौन सा मानसून है? ये भारत का कौन सा हिस्सा है भाई? 4 भागों में बांट दो इसको। ये है उत्तर पूर्व, क्या है? यह है उत्तर पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम, क्या है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून तो है ये, आप समझ गए। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही उत्तराखंड में वर्षा होती है। और कितनी परसेंट? 84% जो बारिश होगी किसके चक्कर से होगी? दक्षिण पश्चिमी मानसून। स्थानीय विक्षोभ के कारण कितनी परसेंट बारिश होगी? 16% बारिश होगी। तो चलो लिखो, हेडिंग लिखो जरा एक, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का व्युत्क्रमण, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा भाई? इन्वर्जन टेम्परेचर, तापमान का जो व्युत्क्रमण होता है उसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में लिख लेंगे, क्यों? तापमान का व्युत्क्रमण, व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या? उल्टा। क्या होता है? जैसे गणित में पढ़ते थे ना, 3/2, तो इसका व्युत्क्रम 2/3, क्या हो जाएगा? उल्टा होता है, ठीक है। जो ऊपर है वो नीचे, और नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। तो व्युत्क्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उल्टा। तो अब देखिए यहाँ ये क्या है? ये पर्वत शिखर है, और ये नीचे क्या है? ये घाटी है, और ये क्या है? फिर से पर्वत शिखर, फिर घाटी बनेगी, फिर पर्वत बनेगी, ऐसे, ठीक है। अब समझो जरा, अब इन पहाड़ी क्षेत्रों में मध्य हिमालय कहीं या थोड़ा महान हिमालय वाला रीजन, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या है? ये उच्च शिखर वाले हैं। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, तुंगता बढ़ती है या हाइट बढ़ती है, सरल शब्द में कहें तो ऊंचाई बढ़ती है, तो तापमान क्या होगा? कम होगा। अब जब हम पर्वतों के ऊंचे शिखरों पे जाएंगे तो वहां पे हवा कैसी होती है? ठंडी या गर्म? जैसे हम चले गए कहाँ? गंगोत्री में, तो कैसे हवा होगी? ठंडी होगी ना। तो अगर हम पर्वत शिखरों पे जाते हैं तो यहाँ पे हवा क्या होती है? ठंडी होती है। तो मैं ऐसे घरेलू भाषा में, हवा कैसे होती है? ठंडी। और ठंडी होगी तो क्या होगी भाई? भारी होगी। समझ रहे हो बात को? और इस क्षेत्र में भी सेम कंडीशन होगी, यहाँ पे स्टॉप पे भी, ये भी तो पर्वत शिखर है। वायु बढ़ जाएगा, वायु तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी, इसीलिए तो मैं घरिया भाषा में लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं HP लिख देता ना यहाँ पे, हाई प्रेशर। तो यही है, हाई प्रेशर भी ये हल्की, ये हवा कैसी है? ठंडी और भारी है, यानी कि हाई प्रेशर ही तो लिखा हुआ मैंने, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या है? कम है। अब घाटियों में क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या होगा इस स्थान पे? ज्यादा होगा। और प्रेशर, हवा कैसे होगी? हल्की होगी। अब ऊपर ठंडी है हवा और भारी है, यहाँ पे हल्की होगी और कैसी होगी हवा? हल्की हवा होगी भाई। अगर हल्की हवा होगी या गर्म हवा होगी, जो टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा क्या होगी? गर्म होगी कि नहीं होगी? अब गर्म हवा है तो दिन में तो ये गर्म हो गई, तो यहाँ की हवा क्या करेगी? ऊपर उठने की कोशिश करेगी भाई। क्या करेगी? ऊपर को उठने की कोशिश करेगी। क्या करेगी? ऊपर को उठने की कोशिश करेगी। और ये हवा कैसी है? भारी है, ठंडी भी और भारी भी। अब आपने देखा होगा उत्तराखंड में इन क्षेत्रों में
माना कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ की श्रेणियां हैं, इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति रहती है? भोटिया जनजाति रहती है, ऊपर वाले रीजन में, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में, तो यहाँ पे तो ठंडा है, रहना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन ये फिर भी रहते हैं। कैसे सरवाइव कर जाते होंगे ये लोग? इसके पीछे है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का व्युत्क्रमण जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। समझो यहाँ पे बात। अब जब ये हवा ठंडी होगी, हल्की होगी, तो ये उठने की कोशिश करेगी, और ये हवा क्या होगी भाई, इस पहाड़ी की सहारे क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। समझ रहे हो आप बात को? ये हवा कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। दिन में तो गर्म होगा, जैसे शाम का टाइम आएगा तब तक कहाँ पहुंच चुकी होगी ये, इधर। कहाँ पहुंच चुकी है, इधर। और यहाँ की ठंडी हवा कहाँ आ जाएगी रात को? समझ रहे हो आप बात को? ठंडी हवा कहाँ आ जाएगी, इस घाटी में आ जाएगी। तो टेम्परेचर क्या बना हुआ है, एक सामंजस्य या समन्वय बना हुआ है टेम्परेचर के बीच। तो इसी को कहते हैं टेम्परेचर का इन्वर्जन, ठीक है ना। जब दिन में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है घाटियों का, तो यहाँ से गर्म हवा कहाँ चली जाती है, उच्च शिखरों की तरफ, और उच्च शिखरों से जो ठंडी हवा आती है वो कहाँ आती है, तो ये रात के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा गर्म हो जाता है इन क्षेत्रों में, ठीक है ना। तभी जाके भूटिया जनजाति जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो रह पाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो लिख लो इसको थ्योरी में थोड़ा सा। तापमान की डायग्राम बना दो, ठीक है ना, डायग्राम बना दो। ये ठंडी हवा नीचे आ रही है, और ये कैसी हवा है, हल्की वाली जो ऊपर जा रही है। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये प्रश्न एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, तापमान का व्युत्क्रम से आप क्या समझते हैं, मीन्स में था ये प्रश्न। तो लिखिएगा थोड़ा थ्योरी इसके बारे में लिखिए, ठीक है। इसी के बिहाफ पे लिखा दो, जैसे मैंने बताया वैसे लिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो लिखेंगे भाई, घाटियों में दिन के समय टेम्परेचर यानी कि तापमान ज्यादा होता है या अधिक होता है। घाटियों में तापमान दिन के समय अधिक होता है, फलस्वरूप हवा या वायु लिखिए, ठीक है ना। फलस्वरूप इस क्षेत्र की वायु यानी कि घाटियों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फलस्वरूप इस क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। फलस्वरूप इस क्षेत्र की वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, जबकि पर्वतों के उच्च शिखरों पर या पर्वत शिखरों पर, ठीक है ना, सब थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो पर्वत शिखरों पर तापमान कम होने के कारण वायु राशियां हल्की होती, वायु राशियां कैसे होती हैं, भारी, हल्की नहीं होगी, ठीक है ना। क्या होगा, वायु राशियां भारी होंगी और भारी हवा या भारी वायु घाटियों की तरफ, और भारी वायु घाटियों की तरफ, जबकि हल्की वायु पर्वत शिखरों की ओर गतिमान होती है। पर्वत शिखरों की ओर गतिमान होती है। जिसे क्या कहते हैं,
तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं, ठीक है ना। तापमान का व्युत्क्रम कहीं या व्युत्क्रमण कहीं एक ही बात है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं इस चीज को, समझ आ गई बात। तो इसलिए लोग जो है इन क्षेत्रों में भी सर्वाइव कर पाते हैं, इन क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, समझ रहे हो बात, ठीक है। अगला पॉइंट डालेंगे भाई, एक हेडिंग डालेंगे आर्द्रता। उत्तराखंड में जो आर्द्रता है वो किस क्षेत्र में ज्यादा होती है उसको समझते चलिए। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर हो गया। अब डालेंगे हेडिंग क्या, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। क्या है आर्द्रता, अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी कहते हैं इसको। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको फिर से कल वाला थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दूं थोड़ा। मैं साउथ इंडिया का मैप बना के चलूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से जो मानसून आ रहा था ना, इधर से अपने साथ क्या लेके चल रहा था, आर्द्रता भी ग्रहण कर रहा था यहाँ से, समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करेगा। और इस क्षेत्र में आएगा बाद में, इस क्षेत्र में भी क्या बनाया गया, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां है। इस क्षेत्र में भी क्या बनाएगा, कोहरा जैसा लगा रहता है इधर उत्तर पूर्व भारत में। तो जब ये आगे आएगा उत्तराखंड में, तो सबसे पहले कहाँ टकराएगा भाई, इसको मैं अलग मैप दिखा देता हूँ। यहाँ से सिर्फ मैंने इतना बताया कि अपने साथ क्या लेकर आएगा, आर्द्रता। अब जो उत्तराखंड का है वो समझने का यहाँ पे देखो, सबसे पहले कौन सा था यहाँ, सबसे पहले क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद तराई, ये मैदानी एक ही में दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, शिवालिक ये वाला। इसके बाद क्या आएगा, ये मध्य हिमालय है। और इसके बाद क्या है, और इसके बाद क्या है, ये ट्रांस हिमालय है। अब जब यहाँ से क्या आएगी, आर्द्रता युक्त जो मानसूनी हवाएं चल रही है, तो ये उत्तराखंड में तो यहाँ से एंट्री कर रही है, समझ रहे हो। इस प्रकार से कुछ हवाएं आ रही थी ना, यू में आ रही थी। तो शिवालिक को बहुत कम श्रेणियां छू रही थी, उसके ऊपर से अधिकांश निकल जा रही थी। तो अधिकांश जो मानसूनी हवा वो किस शिवालिक प्रदेश, किस भौतिक प्रदेश में जा रही है, मध्य हिमालय में। तो बस सबसे अधिक जो आर्द्रता युक्त पश्चिमी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा है, तो सबसे ज्यादा आर्द्रता किस क्षेत्र में पहुंचेगी, मध्य हिमालय में तो पहुंचेगी। तो उत्तराखंड में अगर प्रश्न आएगा कि मैक्सिमम जो आर्द्रता होती है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, तो कहाँ पे होती है, तो परीक्षा में नहीं आता तब पता ना, वहां पे नहीं चलता पता। अब क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में सबसे अधिक आर्द्रता कहाँ पे पाई जाती है, लड़का बोले कि यार क्या फेंक दिया, कहाँ से आ गया क्वेश्चन, मैं कैसे करूं। अब जब आपने समझ लिया कि जो ये पश्चिमी मानसूनी दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं आ रही है, तो सबसे अधिक जो कहाँ पे पहुंच पा रही है, मध्य हिमालय में, तो इधर ही तो आर्द्रता सबसे अधिक हो पाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है। और अगर पढ़ा नहीं हो तब क्या करेंगे, तब देखेंगे नहीं कैसे कर रहा हो यार, वो उधर वाला नहीं। तो ये है, तो एक बार पढ़ के चलना अच्छे से। तो सबसे अधिक आर्द्रता किस क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य हिमालयी क्षेत्र में। हो गई बात इतनी। तो अब थोड़ा सा आज जो है इसके बाद एक चीज पढ़ के चलते कि उत्तराखंड में जो जलवायु है उसको कितने कटिबंधों में बांटा गया है, ठीक है ना, कितने 7 कटिबंध। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे मैप बना के पता चल जाएगा कितने भाग। तो उत्तराखंड के जलवायु कटिबंध कितने हैं, पता तो अभी चलेगा, ठीक है, देखते रहो आप। तो हेडिंग डालेंगे पे एच.सी. खरक्वाल के अनुसार उत्तराखंड के जो जलवायु कटिबंध है। अब पहले क्या बताया हमने, सबसे पहले बताया था उत्तराखंड के उच्चावच के आधार पर कितने भौतिक प्रदेश हैं, 5। कौन कौन से, मैदानी, तराई भाबर, शिवालिक, मध्य और महानिमा, 5 थे। एच.सी. खरक्वाल ने बांटे। परीक्षा बाड़ी में है तो कितने हैं, 8 हैं। चलो इसके बाद हमने क्या पढ़े, वर्षा के आधार पर। तो वर्षा के आधार पर कितने भौतिक प्रदेश थे, 6। कौन कौन से, तराई भाबर और पर्वत पार, शिवालिक, बाह्य मध्य हिमालय, आंतरिक मध्य हिमालय और महानिमालय। और इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना पेपर में, ठीक है, बहुत सारे कटिबंध हो गए। तो उत्तराखंड में जो जलवायु कटिबंध है, क्या है, जलवायु कटिबंध। कटिबंध का मतलब क्या होता है भाई, क्षेत्र होता है, क्या होता है, जलवायु कटिबंध है। तो कितने जलवायु कटिबंध है, तो ठीक है, इन्होंने 7 बताया तो 7 लिख देते एक बार, ठीक है, थोड़ी देर के लिए।
तो 7 ही है, ठीक है ना। एच.सी. खरक्वाल ने उत्तराखंड के जलवायु कटबंधों को कितने प्रदेशों में बांटा है? तो 7 प्रदेशों में बांटा है। अब देखो भाई यहाँ पे, ठीक है। ये है। अब देखिए सबसे पहले जो उन्होंने, अब हमने बताया था आपको कि ये भारत है, बाय द वे क्या है, ये इंडिया है, इसकी बीच समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। 0 डिग्री यहाँ है और ये क्या है 23 डिग्री है माना एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो 0 डिग्री से लेकर के और 10 डिग्री तक ये जो क्षेत्र आता है ना, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ हो या साउथ, दोनों साइड, इधर भी, समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि सूर्य कहाँ पे होता है? परपेंडिकुलर, सारभाग, लंबवत कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पर। तो हम मानते हैं कि 0 से 10 और उत्तर और 10 नीचे, इतने में क्या होता है? टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध, ठीक है ना। अब उष्ण कटिबंध के बाद अगर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड को, ऊपर ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा ठंडा होगा एरिया, तो इसलिए कहते हैं इधर वाला जो रीजन है ना, उत्तराखंड के सबसे नीचे वाला, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, तो ये सारे किस में आएंगे? अब उपोष्ण कटिबंध। क्या होगा? उपोष्ण, ठीक है ना। जैसे होता है ना प्रधानमंत्री है तो फिर उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, उससे कम यह उसका पायदान। तो सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होगा? उष्ण कटिबंध में। उसके ऊपर क्या होगा? उपोष्ण। समझ रहे हो बात? तो उत्तराखंड का जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून, ये वाला रीजन किस में आएगा? उपोष्ण वाले कटिबंध में। तो जलवायु कटिबंध कितने हैं? 7 है। और 7 कर कौन कौन से देखते रहना इसके बाद, ठीक है। ये देखिए भाई, ये हरिद्वार और थोड़ा बहुत पौड़ी, थोड़ा नैनीताल और ये उधम सिंह नगर। तो ये वाला जो कटिबंध है, ये कौन सा कटिबंध है? इसे कहेंगे हम उपोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। समझ रहे हो बात को? उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध की विशेषता क्या होती है कि इन क्षेत्रों में अधिकांश वर्ष में अधिकांश समय क्या रहेगा? गर्मी रहती है। आप अगर यूएस नगर या देहरादून या हरिद्वार रहते हैं तो अधिकांश महीनों में क्या रहती है? वहां पे गर्मी रहती है। लगभग इसमें 8 महीने गर्मी होती है भाई। कितने? 8 महीने तक गर्मी होती है। बचे जो 3-4 महीने, उस टाइम सर्दी पड़ती है यहाँ। अगर आप देहरादून जाओगे या हरिद्वार रहोगे या उधम सिंह नगर, तो आप सितंबर लास्ट से यहाँ पे थोड़ा सा ठंड शुरू होती है, ठीक है ना। और जनवरी फरवरी तक होती है यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो लगभग 7-8 महीने यहाँ पे क्या रहती है? गर्मी रहती है। अधिक जो समय होता है वो कैसा होता है? गर्मी वाला होता है। तो उपोष्ण कटिबंध में कौन कौन से जिले आ जाएंगे हमारे? हरिद्वार, थोड़ा सा पौड़ी, थोड़ा सा नैनीताल, यूएस नगर, ठीक है ना। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूर्णतः कौन कौन से जिले आएंगे, और थोड़ा सा देहरादून भी है भाई, ठीक है, ये वाला एरिया भी आएगा थोड़ा देहरादून। तो सबसे पहले निचला जो कटिबंध है उसका नाम क्या है? उपोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। इसके थोड़ा उत्तर में जाएंगे, तो कौन सा कटिबंध हो जाएगा? शीतोष्ण। कैसा होगा? लेकिन शीतोष्ण भी कैसा? गर्म वाला शीतोष्ण, उतना ठंडा नहीं होगा ये वाला, ठीक है ना। एक शब्द होता है शीतोष्ण। क्या होता है? शीत प्लस उष्ण, इसको मिलकर बनता है शीतोष्ण। ठंडा भी होगा, गर्म भी होगा, लेकिन ज्यादा क्या होगा? गर्म। तब क्या कहेंगे? गर्म शीतोष्ण। समझ रहे हो? अगर देहरादून के पास वाले जो एरिया है, मसूरी से थोड़ा नीचे वाले एरिया, तो वहां पे भी गर्म ही है लगभग, ठीक है। इस एरिया को कहते हैं, इस कटिबंध को कहते हैं गर्म शीतोष्ण। क्या कहते हैं? गर्म शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? गर्म शीतोष्ण कटिबंध। तो यहाँ पे ज्यादा ठंडा नहीं होगा, ज्यादा क्या होगी? यहाँ पे भी गर्मी ही होगी। अगर आपको हाइट पूछी जाएगी तो इसकी हाइट होती है भाई 900 तक। कितने तक? समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई तक होता है आपका कौन सा कटिबंध? उपोष्ण कटिबंध। समझ रहे हो? एवरेज हाइट है ये।
जो सबसे नीचे वाला कटिबंध पड़ा उसकी हाइट है एवरेज 900 मीटर, और जो इसकी हाइट हो जाएगी ये 900 से लेकर के 1800 तक है। कितनी है? 900 से 1800 मीटर। कितनी है? 900 से 1800 मीटर। गर्म शीतोष्ण है, यहाँ पे भी क्या होगा? गर्म ज्यादा होगा। इसके बाद जो है इसे कहते हैं भाई शीत शीतोष्ण। कैसे कहते हैं? शीत शीतोष्ण। इस कटिबंध को कहा जाता है शीत शीतोष्ण कटिबंध। शीत शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं इसको। यहाँ पे ठीक है, वातावरण ठंडा भी है और गर्म भी है, लेकिन ठंडा थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आगे क्या लिख दिया? शीत और शीतोष्ण। ठंडा और गर्म भी है, लेकिन ज्यादा क्या है? ठंडा है। तो जिन क्षेत्रों में जैसे उत्तरकाशी जनपद है जहाँ पे हमारा गांव है, तो लगभग हम इन क्षेत्रों में रहते हैं। किन क्षेत्रों में रहते हैं? शीत शीतोष्ण वाले क्षेत्र में। उत्तराखंड के जलवायु कटिबंध के अंतर्गत अगर हम विभाजित करें तो हम इस वाले रीजन में रहते हैं, क्योंकि इसकी हाइट बताई गई है राजेंद्र बालोदी की पुस्तक में लगभग 1800 से लेकर के और 2400 के बीच। तो इस रीजन में ही हम रहते हैं। समझ रहे हो बात? तो शीत शीतोष्ण वाला क्षेत्र सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद जो जलवायु पाई जाती है इसी क्षेत्र में है। सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद जलवायु, मध्य हिमालय का तो पोषण हो जाएगा, है ना? स्वास्थ्यप्रद जलवायु। तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद जलवायु कहाँ पे है? शीत। आप हम लोग जाते हैं देहरादून रहते हैं, ठीक है ना, तबीयत खराब हो जाती तो ठीक तुरंत उसके बाद हम कहाँ पहुंच जाते हैं? गांव में पहुंच जाते हैं। देहरादून में अब ये वाला जो सीजन होता है सितंबर, इसके आसपास क्या होने लगता है? जैसे बीमारी होती है वहाँ, ठीक है। कौन सी बीमारी? डेंगू, मलेरिया, ठीक है, डेंगू वगैरह होता है। तो उस टाइम सब बच्चे कहाँ भाग जाते हैं? अपने अपने गांव में। बकरी का दूध पीते हैं, 5 दिन में ठीक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों में बीमार ज्यादा होता है इंसान। सबसे ज्यादा स्वास्थ्यप्रद जलवायु कहाँ पे है? शीत शीतोष्ण में। इसके ठीक उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा कटिबंध आएगा भाई? शीत कटिबंध। यहाँ पे कहेंगे, इसे कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। उष्ण वाला नहीं है उत्तराखंड में, यहाँ पे लिख दिया उष्ण, थोड़ा उपोष्ण में आ गया ना। उपोष्ण, उष्ण से थोड़ा सा कम गर्मी वाला, जो मैंने आपको बताया था 0 से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण, उससे थोड़ा कम गर्मी पड़ती इस रीजन में। समझ रहे हो बात? तो शीत कटिबंध की जो एवरेज हाइट होगी कितनी होगी? 2400 से लेकर के 3000। 2400 से लेकर के 3000 मीटर शीत कटिबंध। समझ गए इतनी सी बात? इसके बाद जो कटिबंध आएगा इसे कहते हैं एल्पाइन जलवायु कटिबंध। एल्पाइन जलवायु कटिबंध। एल्पाइन जलवायु कटिबंध, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा था? उपोष्ण कटिबंध, उसके बाद गर्म शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद शीत शीतोष्ण, उसके बाद शीत कटिबंध, उसके बाद एल्पाइन। अब इसकी ये वाला जो रीजन है इसकी हाइट होती है 3000 से 4500। 3000 से 4200 लिखा है राजेंद्र बालोद में, कहीं पे 4500 भी मिलता है, ठीक है ना। तो इसकी हाइट है, ये लगभग महान हिमालय के बिल्कुल करीब वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था ना एक इससे पहले महान हिमालय में कि जहाँ पे क्या होती है? वनस्पति समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो वनस्पति समाप्त हो जाती है और इसके बाद तो इस रेखा को क्या कहते हैं? टिम्बर लाइन। क्या कहते हैं? टिम्बर लाइन कहते हैं। और जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जहाँ पे बर्फ समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? स्नो लाइन। क्या कहते हैं? स्नो लाइन, यानी कि हिमरेखा कहते हैं। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये, तो यही प्रदेश कहलाता है एल्पाइन प्रदेश। क्या कहलाता है? एल्पाइन। तो इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे आपके पास क्या? बुगियाल। क्या पाए जाएंगे? बुगियाल। तो यहाँ पे भी अधिकांश, जैसे हमने नीचे पढ़ा था ना कि 7-8 महीने क्या होती है यहाँ पे? गर्मी होती है। तो इस क्षेत्र में 7-8 महीने ठंडी होती है। क्या होती है? 7-8 महीने ठंड का सीजन होता है। आप कभी नवंबर में गए हैं कहीं? बुग्याल में नहीं जाते हैं घूमने। लोग पसंद करते हैं या तो अप्रैल मई जून जुलाई इस टाइम जाते हैं ना। सर्दियों के टाइम यहाँ पे भी नहीं जाया जाता है, बर्फ से हिमाच्छादित होते हैं क्षेत्र, ठीक है।
तो एल्पाइन प्रदेशों में क्या पाए जाते हैं उत्तराखंड में? बुग्याल पाए जाते हैं। तो इनकी एवरेज हाइट कितनी है? 3042। और इसको क्या कहेंगे भैया? इसको कहते हैं हिमानी कटिबंध। क्या कहते हैं? अगर आप और ऊपर जाओगे तो यहाँ तो बर्फ मिलेगी आपको, है ना? बर्फ मिलेगी तो वहां तो घूमने का सवाल है नहीं, और घूमने जाओगे जबरदस्त तो मरोगे, है ना? तो रिस्क नहीं लेना। हिमानी कटिबंध के लिए टाटा बाय बाय। दूर से देख लो, याद आने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? अब टीजी लॉन्ग स्टॉप w.ग्राम थोड़ा नहीं हम, है ना? तो यहाँ चले जाएंगे। तो हिमानी कटिबंध जो है ये उत्तराखंड का सबसे उत्तरी क्षेत्र में लगभग 4200 से लेकर के और इससे ऊपर लगभग 6000 मान के चल सकते हैं यहाँ पे, या 4200 से ज्यादा वाला जो क्षेत्र है वो क्या लेके जाएगा? हिमानी कटिबंध। तो यहाँ पे वर्ष भर क्या रहेगा भाई? बर्फ जमी रहेगी, ठीक है ना? तो ये बात है यहाँ पे। इस क्षेत्र में टेम्परेचर होता है क्या? देखो यहाँ पे देखो पहले, उपोष्ण कटिबंध है। एक प्रश्न ये आ सकता है पेपर में। उपोष्ण कटिबंध में देहरादून में आप रहते हैं भाई जब, तो यहाँ पे सर्दियों में ठंडी भी बहुत होती है। सर्दियों में क्या होता है? ठंडा भी काफी पड़ता है यहाँ पे। तो टेम्परेचर हो जाएगा भाई जब 2 डिग्री सेल्सियस, इतना कम आ गया। सर्दियों में कितना आ गया? 2 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियों में टेम्परेचर चलेगा आपको कितना? 42 डिग्री माना, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना? 40 से 41 इतना ही जाता है वहां पे, मैक्सिमम 41 के आसपास। तो माना कि 2 डिग्री और 41 डिग्री है, कितना है? 41 डिग्री। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इसके बीच का अंतर कितना है, ताप का अंतर, तो कितना है? 39 बन रहा है ना? 39 डिग्री सेल्सियस। सर्दी और गर्मियों के टाइम का जो ताप अंतर है, अगर प्रश्न आएगा, और यहाँ पे देखो, ऊपर देख लो एक बार, है सर्दियों में टेम्परेचर 2 डिग्री तक चले जाएगा और गर्मियों में 40 से 41 डिग्री। तो अंतर कितना निकला? 39 डिग्री। अगर उत्तर की बात करें यहाँ पे हिमानी कटिबंध की, तो ऊपर कितना जाता है टेम्परेचर? अगर हम बर्फ वाले क्षेत्र में चले जाए तो वहां पे टेम्परेचर फिर भी नहीं रहता, दिन में भी ज्यादा कम ही रहता वहां पे टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे ज्यादा माने कि 12 डिग्री चले जाएगा, है ना? 12 चले जाएगा, माने कि 15 ही बढ़ा दो, ज्यादा बढ़ाएंगे तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे भैया। फॉर एग्जाम्पल इसको कितना बढ़ाया हमने? 12 तक कर दिया, ठीक है ना? 12 डिग्री दिन का टेम्परेचर है, और रात का टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में भी चल जाएगा, समझ, क्योंकि बर्फ है ना वहां पे। जब रात पड़ेगी तो यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर कितना हो जाएगा? बहुत माइनस में चल जाएगा। तो माने कि -12 है, कितना है? -12 डिग्री। अब सियाचिन ग्लेशियर तो है नहीं जहाँ पे -35 रहता है। उत्तराखंड में थोड़ा सा कंडीशन ठीक है, यहाँ पे उतना ठंडा नहीं है। तो माने कि यहाँ पे कितना? -12 चली गया। तो अब अंतर कितना हो गया इनके बीच का? अंतर कितना है? देखो 12 तो ये है, तो 12 से पहले एक बार 0 डिग्री पे आना पड़ेगा ना एक बार। तो 12 तो ये हो गए, और 0 डिग्री से 12 और नीचे आना पड़ रहा है, तो 24 डिग्री का अंतर हो रहा है। तो हिमानी कटिबंध में लगभग एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, 24 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ रहा है, वार्षिक तापांतर। क्या कहते हैं इसको? तो वार्षिक तापांतर इतना आ रहा है, और यहाँ पे वार्षिक तापांतर कितना आ रहा है? 39 डिग्री। उपोष्ण कटिबंध में कितना आ रहा है? गर्मियों में तो बहुत गर्मी है, और ठंड में ठीक ठाक है, तो 39 डिग्री है। तो प्रश्न ये आएगा कि उत्तराखंड में किस क्षेत्र में, किस जलवायु कटिबंध में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? किस में पाया जाएगा? कटिबंध में इतना ज्यादा होता है, जैसे बोले तो सर्दियों में इतना नीचे गिर जाता है और गर्मियों में इतना हाई हो जाता है। अच्छा, तो क्या बताना इसको कि कैसे होता है? हाँ। ठीक है, मैं समझा। तो एक पर क्वेश्चन लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, परीक्षा में आएगा। तो यहाँ से थोड़ा समझ गए आपकी कैसे कैसे बढ़ रहा है। दिन में क्या हो जाता है? टेम्परेचर बहुत ज्यादा, और रात को बहुत कम हो जाता है, यानी कि सर्दियों के टाइम पे इतना और गर्मियों के टाइम पे इतना। अब लिखेंगे उपोष्ण जलवायु कटिबंध में, उपोष्ण जलवायु कटिबंध में, उपोष्ण जलवायु कटिबंध में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है। उपोष्ण जलवायु कटिबंध में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है
ठीक है ना? नहीं, टेम्परेचर कम ही है अभी, ठीक है। सर्वाधिक तापांतर कहाँ पे पाया जा रहा है? उपोष्ण कटिबंध में। जबकि, उसी में नोट करके, जबकि न्यूनतम वार्षिक तापांतर, जबकि न्यूनतम वार्षिक तापांतर हिमानी कटिबंध में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाएगा? ऊपर, जहाँ पे बर्फ होगी, होगी कि नहीं? समझ गई बात है? अब समझो भाई, जो कह रहे थे कि इसको समझाओ कि उपोष्ण वाले क्षेत्र में गर्मी इतनी होती है ज्यादा और ठंड भी ज्यादा। अब कैसे बचें इससे? नहीं तो बचे ऐसे कि इधर आ जाना आप ना, इधर। तो इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है भाई, सर्दियों की टाइम पे इतना टेम्परेचर कम कैसे होता है, ठीक है। अब ये प्रदेश कैसा है, पहाड़ियां बहुत छोटी छोटी है, समझ रहे हो आप? पहाड़ियां क्या है, छोटी छोटी है। और इस टाइम होता क्या है कि सूर्य हो गया दक्षिणायन। क्या हो गया? दक्षिण। सर्दियों में क्या हो जाता है, सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। तो इधर की जो हवाएं होती है ना, हमारे वाले रीजन की, उत्तर भारत की, तो ये शुष्क हवाएं होती है और ठंडी हवाएं होती है। कैसे होती हैं? शुष्क और ठंडी हवाएं होती है। तो जब शुष्क हवाएं होंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर तो स्वाभाविक कम होगा ना इधर। और इधर सर्दियों में इधर का टेम्परेचर तो पहले ही कम रहता है हिमालय क्षेत्रों का, समझ लो। तो मेन कारण ये है कि सूर्य क्या हो जाता है इस टाइम, दक्षिणायन हो जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इतना कम, और सूर्य जब उत्तरायण होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियों की नहीं बढ़ेगी। तो मेन कारण है सूर्य का ऊपर नीचे, यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन होना। समझ रहे हो बात को? ठीक है। उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? नहीं, कौन सा एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे कोई शहर बताओ मैं, कौन सा है? नरेंद्र नगर या राजपुर। 318 सेंटीमीटर। अच्छा, और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होगी? वृष्टि छाया प्रदेश। नहीं, वो हमारे वैसे भौतिक प्रदेश का हिस्सा है नहीं। वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि वृष्टि छाया प्रदेश कहाँ बनता है। तो कहाँ बनता है उत्तराखंड में? ट्रांस हिमालय में। लेकिन सबसे कम जो वर्षा होगी कहाँ होगी? महान हिमालय में। समझ रहे हो बात? अच्छा, सबसे ज्यादा गर्मी किधर होगी? मैदानी या तराई क्षेत्रों में तो होगी गर्मी। और सबसे कम गर्मी कहाँ पे होगी? हिमालय प्रदेशों में, महान हिमालय में, ठीक है ना। सबसे अधिक स्वास्थ्यप्रद जलवायु कहाँ पाई जाती है? मध्य हिमालय में पाई जाती है। अच्छा, शिवालिक प्रदेश यहाँ पे कितने जलवायु कटिबंध के आधार पर एच.सी. खरक्वाल ने कितने भागों में बांटा है, कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा है? 7। तो बताइए कौन कौन से हैं? 6 हुए। गिनो जरा एक बार। 1 2 3 4 5, तो 6 लिखो 22 को, ठीक है ना। तो आंसर भी क्यों करती याद है ना? 6 कर दो इसको, 6 है, ठीक है ना। ऊपर से 7 लिख दिया था हमने, नहीं। उपोष्ण कटिबंध, गर्म शीतोष्ण, शीत शीतोष्ण, शीत, ठीक है, 6 ये है, ठीक है। गिनती ज्यादा हो गई थी ना शुरू में, हमने मानिंदर भाई की बात को जो है नकारा नहीं, पूरी क्लास में उसी बात को माना, लेकिन निष्कर्ष में हमने 6 लिख दिया। ठीक है। तो चलो, वर्षा के आधार पर कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया उत्तराखंड को? और उच्चावच के आधार पर 5, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं इसको आज, ठीक है सर।